हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल के बारे में, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, एक्सटर्नल या ग्लोबल वेरिएबल के बारे में और रजिस्टर वेरिएबल के बारे में। तो देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जहां तक वेरिएबल्स की बात है तो वेरिएबल का हमेशा से एक स्कोप रहा है। जहां कहीं भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो दो चीज होता है वेरिएबल का, एक तो स्कोप होता है और दूसरा लाइफ टाइम होता है। स्कोप ये डिसाइड करता है कि कहां से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, और लाइफ टाइम ये डिसाइड करता है कि कब तक वो वेरिएबल मेमोरी में होगा, ठीक है। तो ये स्टोरेज क्लास भी कहलाता है। द स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल डिटरमिन्स इट्स स्कोप एंड लाइफ टाइम, है ना। तो अपने पास सी लैंग्वेज में 4 मेन स्टोरेज क्लासेस हैं, ठीक है। कौन कौन सा है भाई, एक एक चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो, सबसे जो पहला स्टोरेज क्लास है वो है आपका ऑटो, मतलब कि ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑटोमेटिक को समझते हैं, ठीक है। दूसरा, हालांकि उसके अलावा आपके पास स्टैटिक भी है, फिर एक्सटर्नल भी है, फिर रजिस्टर भी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑटोमेटिक को। देखो, ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाने के लिए या तो आप वेरिएबल के पहले कुछ भी मत लगाओ या फिर आप ऑटो कीवर्ड लगा दो। जैसे ही आप ऑटो कीवर्ड लगाते हो या कुछ भी नहीं लगाते हो, वो वेरिएबल आपका ऑटोमेटिक ही होता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप जो होता है ना, वो लोकल टू द ब्लॉक होता है। मतलब कि जिस फंक्शन के अंदर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो ना, वहीं तक उसका स्कोप है। मतलब आप उसी फंक्शन के, उसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से उसको यूज कर सकते हो, उसके बाहर से उसको यूज नहीं कर सकते। और जहां तक बात लाइफ टाइम की है, तो देखो, जब वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो कि एक फंक्शन होगा, जब वो स्टार्ट होता है, हालांकि कुछ केसेस में फंक्शन नहीं भी हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो उस पर्टिकुलर जिस ब्लॉक में आप उसको डिक्लेयर करते हो ना, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ब्लॉक टर्मिनेट होगा ना, वेरिएबल खुद से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये लाइफ टाइम, ये जो है इसका लाइफ टाइम है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू ये नहीं रखता है। डिफॉल्ट वैल्यू में ये ऑलवेज एक, मतलब अनइनिशियलाइज रहता है, तो एक गार्बेज वैल्यू देता है। जहां तक बात की पॉइंट्स की है, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑटो कीवर्ड आप लगा सकते हो ऑटोमेटिक वेरिएबल को बनाने के लिए, या फिर आप मत लगाओ, ठीक है। ये एक्सेस ऑटो वेरिएबल को, ऑटोमेटिक वेरिएबल को कभी भी बाहर से, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएबल जो मेमोरी का एलोकेशन उसका होता है ना, वो स्टैक के अंदर होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, कहां होता है, स्टैक के अंदर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे होता है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। यहां पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन डेफिनेशन, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, void my function, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा int a। अब ध्यान देना, int a इक्वल 0, या ऐसे ही int a लिख दिया। देखो, यहां पे मैंने कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया, लेकिन a जो है ना, a इज एन ऑटोमेटिक वेरिएबल। क्यों भाई, मैंने बताया अभी कि आप अगर कुछ भी नहीं लगाते हो ना, कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते हो, तो भी वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होता है। या नहीं तो आपके पास उपाय है, आप ऑटो int भी कर लो और इसको भी आप इनिशियलाइज मत करो, क्योंकि मुझे ये भी दिखाना है कि जब अनइनिशियलाइज्ड होता है तो एक गार्बेज वैल्यू देता है। तो अब यहां पे ये ऑटो लगाने से भी बी क्या बन गया, बी भी एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है। अभी अगर आप यहां प्रिंट करोगे /n%d, ध्यान देना, /t%d, ए के वैल्यू को और बी के वैल्यू को, तो ये दोनों जो है ना, गार्बेज वैल्यू 1 देगा और एक टैब छोड़ के गार्बेज वैल्यू 2 देगा। और उसके बाद अगर मान लो आप ए में आपने असाइन किया 10
और सपोज कॉमा देके आपने बी में असाइन कर दिया 70, ऐसे तो कर ही सकते हो ना। तो अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये क्या देगा भाई, ये देगा 10, और एक टैब छोड़ के ये क्या दे देगा, ये दे देगा 70। ओके, लेकिन जैसे ही यहां से फंक्शन, यहां इस पर्टिकुलर ब्लॉक से कंट्रोल बाहर जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहां पे माई फंक्शन को कॉल कर लिया, तो जैसे ही माई फंक्शन कॉल हुआ, यहां से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ माई फंक्शन के अंदर, तो ये ए बना ऑटोमेटिक वेरिएबल, बी भी डिक्लेयर हो गया मेमोरी में, कहां हुआ, स्टैक के अंदर हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों का गार्बेज वैल्यू आया चूंकि अनइनिशियलाइज्ड है, लेकिन जब मैंने ए में 10 और 70 रखा तो आउटपुट में 10 70 आया, लेकिन जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर हुआ तो क्या हुआ, ए और बी डिस्ट्रॉय हो गया। यही वजह है कि अगर आप दोबारा से कॉल करते हो तो दोबारा से ए और बी फिर से मेमोरी में लोकेट होगा, फिर से वो गार्बेज वैल्यू देगा, फिर से 10 और 70 असाइन होगा, और फिर से जो भी है वो आएगा। अगर मान लो आप यहां ए को प्लस प्लस कर देते हो और बी को प्लस इक्वल टू कर देते हो, तो ये जो चेंजेस आपने किया, ये जो अपडेशन आपने किया, ये अपडेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल तो खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेमोरी से खत्म हो जाता है। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि देखो क्या एक्चुअली होता है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, जो मैंने बताया वही चीज होगा। देखो शुरू में गार्बेज वैल्यू आया, ओके, फिर मैंने 10 70 रखा, वो आया। उसके बाद 11 और 72 ये कहां से आ रहा है भाई, मैंने प्रिंट किया है क्या, ए प्लस प्लस होके 11 हो रहा है और ये 72, और यहां से बाहर आया। फिर से मैंने माई फंक्शन को कॉल किया तो ये माई फंक्शन ऊपर गया। अब देखो ध्यान से, ये डेव सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम है, ये 11 और 72 इसने रख लिया है, लेकिन यही टर्बो अगर होता तो यहां पे ये जो मैंने अपडेट किया था ना, तो अगले बार नहीं आता। चलो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, है ना, नहीं तो आप लोगों का लॉजिक टर्बो सी के हिसाब से गड़बड़ा जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में टर्बो सी के हिसाब से आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएबल था। अब ध्यान दो, अगर मैं मान लो मैंने यहां पे फंक्शन नहीं बनाया, अब देखो एक चीज और है, आप अगर ध्यान देना, आप यहां पे INT A लेते हो 10, ये कैसा वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है। मैंने बताया ना कि जब कभी भी आप बिना किसी कीवर्ड के कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो तो वो ऑटोमेटिक ही होता है। अभी अगर आप यहां पे प्रिंट करते हो सपोज /n% और यहां पे कॉमा देके ए का वैल्यू, तो यहां आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन देखो एक कर्ली ब्रेसेस आपने ऐसे स्कोप ऑपरेटर आपने दे दिया, इट्स अ न्यू स्कोप, इट्स अ न्यू स्कोप। और यहां पे अगेन आपने मान लो इस बार आपने ऑटो से डिक्लेयर किया INT A और यहां आपने 50 रखा है। तो अगर आप यहां पे प्रिंट करोगे /n करके %d A का वैल्यू, तो ये आपका क्या देगा, 10 नहीं देगा, 50 देगा। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि ये जो A है ये एक न्यू स्कोप में है, इसीलिए ये जो ऑपरेटर यहां पे है ना, दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑपरेटर। हमेशा फंक्शन ही के अंदर हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब इस स्कोप से आप जैसे ही बाहर आओगे और फिर से आप प्रिंट करोगे तो ये 10 आएगा। देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, ये तो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, 10 और 50 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए। देखो 10 50 10 आ रहा है ना, देख लो यही मैंने लिखा था यहाँ पे, देखो ध्यान से, पहले 10 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, यहाँ देखो, और फिर 10 आ रहा है। अच्छा, ये स्कोप मान लो कि यहां के बाद फिर मैंने एक स्कोप दे दिया और सपोज इस बार मैंने INT A ही यूज किया, भाई बात वही है, 100 यूज किया, और मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया /n%d A का वैल्यू, तो ये क्या देगा, ये 100 देगा। लेकिन अगर इस स्कोप से मैं बाहर आता हूं और फिर से मैं प्रिंट करता हूं A का वैल्यू, तो ये 10 आएगा। अभी देखो यहां से एग्जीक्यूट करा के, इस बार आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 50 110 10 50। देखो यहां से ये मैं इधर स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और इसको भी साथ में रखता हूं। देखो सबसे पहले 10 आया, बिल्कुल सही है, उसके बाद 50 आया जी, फिर 10 आया, यहां तक ओके है। थोड़ा सा इधर स्क्रॉल डाउन करता हूं, फिर 100 और 10 आ रहा है,
देखो फिर 100 और 10 आ रहे है ना। तो ये चीज भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आप यहाँ पे देखो ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है फंक्शन को डिक्लेयर करने की। यहाँ पे आप ऐसे स्कोप ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज तो बिल्कुल क्लियर आप लोगों का हो गया होगा और वीडियो में मजा भी आ रहा होगा अभी तक। चलो बढ़ते हैं अपने अगले स्कोप के ऊपर। अगला स्कोप क्या है? स्टैटिक। अब ध्यान से समझो, अगर कोई किसी वेरिएबल को आपको स्टैटिक बनाना है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला चीज है, स्टैटिक भी जो है ना दो तरह का होता है। एक लोकल स्टैटिक होता है जो लिमिटेड होता है उसी ब्लॉक तक जिसके अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है, और एक होता है ग्लोबल स्टैटिक जो कि लिमिटेड होता है फाइल के अंदर तक। जिस फाइल के अंदर, जिस सी फाइल के अंदर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, या सी प्लस प्लस में जिस सी प्लस प्लस फाइल के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, ये तो स्कोप की बात हो गई। जहां तक लाइफ टाइम की बात है, तो जब तक प्रोग्राम नहीं टर्मिनेट होता है, मतलब जब तक मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तब तक आपके प्रोग्राम में जहां कहीं भी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो एग्जिस्ट करेगा। और ये अपने प्रीवियस वैल्यू को भी रखता है, और डिफॉल्ट वैल्यू किसी नॉर्मल वेरिएबल के केस में, नॉर्मल डेटा टाइप के केस में 0 होता है और पॉइंटर के केस में नल होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको पहले समझेंगे प्रैक्टिकली, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक चीज और है यहां पे, अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो लोकल स्टैटिक वेरिएबल अपने प्रीवियस वैल्यू को रखता है, और ये जो मेमोरी लोकेट करता है ना, ये स्टैक के अंदर नहीं करता है। ये कहां करता है? डेटा सेगमेंट के अंदर करता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कहां करता है भाई? डेटा सेगमेंट के अंदर करता है। ठीक है, और ये जो, अच्छा, अगर आप ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो ना तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये सब चीज ध्यान देने वाली बात है। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए वापस से चलते हैं डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे। एक फंक्शन मैं बनाता हूं अगेन, void my func या माई फंक्शन 1 बना लो, आप माई फंक्शन बना लो, आपकी मर्जी। यहां पे मैंने स्टैटिक int a लिया। अब ये कैसा वेरिएबल हो गया? ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। ओके, अभी आप इसको प्रिंट करके देखो, /n% a का वैल्यू, तो आप पाओगे कि ये 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 से होता है। अब a को मैंने 10 कर दिया। ओके, अब यहां पे स्टैटिक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से हो जाता है खुद से। अब मैंने 10 रखा, तो अब a में 0 रिप्लेस हो गया 10 से, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब a प्लस प्लस करो, तो a प्लस प्लस का वैल्यू इसने क्या कर दिया? a के वैल्यू को 11 कर दिया। अब ध्यान देना, मान लो मैंने माई फंक 1 को शुरू में कॉल किया, तो इसने क्या आउटपुट दिया? सबसे पहले 0 आउटपुट दिया। ओके, फिर लाइन चेंज करके इसने 10 आउटपुट दिया। ये तो एक बार के कॉलिंग से हो गया, लेकिन ध्यान देना a का वैल्यू 11 हो चुका है और ये अपने प्रीवियस वैल्यू को रखता भी है। तो अगर आप दोबारा से माई फंक को कॉल करोगे तो ये क्या देगा? ये सबसे पहले 11 देगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वैल्यू इसका 11 हो चुका है। मैं यहां पे 11 लिख देता हूं, ये अगले इटरेशन के लिए हो गया। और फिर से वापस से आपने a में 10 रखा है, तो ये अगेन लाइन चेंज करके 10 देगा, है ना। देखो ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, तो बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझोगे। देख लो, शुरू में इसने 0 दिया ना भाई, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल था, 0 से इनिशियलाइज हुआ। फिर ए में मैंने 10 रखा था, वो 10 हो गया। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है। फिर ए का वैल्यू प्लस प्लस हुआ, तो अगले इटरेशन में जब अगले बार मैंने कॉल किया तो ए का वैल्यू 11 आया, और फिर से ए का वैल्यू 10 हो गया। लेकिन अगर मैं थर्ड टाइम कॉल करूंगा ना, फिर 11 और 10 आएगा। देखो, अगर मैं थर्ड टाइम कॉल करता हूं तो आप देखोगे कि फिर से ये 11 और 10 थर्ड लाइन में भी देखो आ रहा है। देखो ध्यान से, ये 11 10। अब इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये तो हो गया कि भाई हम लोगों ने जब वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया तो
यहाँ पे अब देखो ये स्टैटिक वेरिएबल का एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ होता है मालूम है? काउंटिंग करने के लिए यूज होता है। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया काउंटर नाम का, ठीक है, यहाँ स्टैटिक आईएनटी मैंने 1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया और ए को मैंने प्रिंट किया, तो क्या आएगा? आउटपुट 1 आएगा। यहां हम आउटपुट लिखेंगे ही नहीं, रुक जाइए। और ए को मैंने कर दिया प्लस प्लस, भाई जो भी आउटपुट आए उसको आप प्लस प्लस कर दो। अब देखो जब मैं शुरू में काउंटर को कॉल करूंगा तो ए का वैल्यू प्रिंट होगा, ये क्या देगा? 1 देगा। अगले बार ये क्या दे देगा? 2 दे देगा। अगले बार ये क्या दे देगा? 3 दे देगा। अगले बार ये क्या दे देगा? 4 दे देगा। इसको समझो, क्योंकि यहां मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 1 से, तो शुरू में 1 आ रहा है और हर बार प्रिंट करने के बाद मैं ए के वैल्यू को अपडेट कर दे रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं, तो देखो 1 2 3 4 आ जा रहा है। वहीं अभी ध्यान देना, ये आउटपुट 1 2 3 4 आ रहा है। वहीं अगर आप सपोज कि इसको इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो मैंने क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट 0 आता है, 0 से इनिशियलाइज होता है, हो जाता है, तो 0 1 2 3 ऐसे आएगा। देखो तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस जो है ना, इसको समझना पड़ता है। देखो यहां 0 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आप लोगों का, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। और ऐसे ही है, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेके अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो यहां तक पसंद आई होगी। अब देखो तीसरा जो अपने पास वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, आप इसको बोल सकते हो। ये विजिबल होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब इसका स्कोप जो है ना ग्लोबल होता है, ठीक है। लाइफ टाइम क्या भाई? रजिस्टर वेरिएबल की तरह है, जब तक आपका मेन फंक्शन टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब कि जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब कि जब तक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है तब तक ये रहता है, एग्जिस्ट करता है। इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक की तरह 0 होता है नॉर्मल केस में, और पॉइंटर के केस में नल रहता है ना। एक्सटर्न कीवर्ड बताता है कि भाई कंपाइलर को कि मैं कहीं और डिक्लेयर हो चुका हूं, ठीक है। आप इसको चाहो तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और ये हेल्प करता है एक्चुअली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। तो बहुत ध्यान से हम लोग इस पर्टिकुलर वेरिएबल को समझेंगे प्रैक्टिकली। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं डिक्लेयर कर देता हूं int x इक्वल्स 10। दिस इज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब समझना, मान लो कि मैंने यहां पे प्रिंट किया a का वैल्यू। अच्छा एक चीज और, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूं। अब सबसे पहले तो आपका क्या होता है, मेन फंक्शन ही ना रन करता है, तो आप अगर यहां x के वैल्यू को प्रिंट करवाते हो सबसे पहले, तो ये क्या देगा? आउटपुट 0 देगा। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन 0 से हो जाता है। देखो हम लोग पहले इसी को समझ लेते हैं, पार्ट बाय पार्ट समझो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अभी देखो ये 0 दे रहा है, बिल्कुल 0 दे रहा है जी, ओके। अब मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया ABC। अब इस ABC में मैंने क्या किया है कि x को मॉडिफाई कर दिया और अब मैंने प्रिंट किया /n%d a के x के वैल्यू को, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू मॉडिफाइड है। और अगर इस मॉडिफिकेशन के बाद आप अगेन प्रिंट करते हो x के वैल्यू को, तो ये 0 नहीं आएगा, 10 आएगा, क्योंकि x ग्लोबल है। वही x 0 से 10 हुआ है जो ग्लोबल है ना। तो देखो 0 10 10 आएगा, देखो मैंने वही चीज लिखा है, शुरू में 0 है, फिर 10 है, फिर 10 है। अब मान लो अब सपोज कि यहां पे आप x को कर देते हो 50, यही मेन में ही, ओके। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो तो ये क्या देगा? आउटपुट में 50 देगा। और अगेन आप ABC कॉल कर लेते हो, तो भाई यहां से तो चलो ये 50 था, यहां प्रिंट भी हो गया, इसने बता भी दिया, लेकिन वापस से जब ABC कॉल हुआ तो x जो है वो अगेन मॉडिफाई हो गया। तो x का वैल्यू यहां क्या आएगा? यहां अगेन 10 आएगा। तो जब आप यहां वापस लौट के आओगे तो ये क्या पाओगे? इसको आप पाओगे कि ये 10 ही है, देख लो भी।
और ये तो मैंने एक फंक्शन एबीसी बनाया ना, आप मल्टीपल फंक्शन बनाओ, आप देखोगे एक्स वाई जेड से भी आप चेंज कर सकते हो। तो एक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट सब जगह पे यूज होता है। अच्छा, यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सटर्न लगा देते हैं। अब एक्सटर्न लगा देने से ये वेरिएबल एक्सटर्नल हो गया, मल्टीपल फाइल में ये यूज हो सकता है, मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो यहां पे भी अगर आप चाहोगे ना, आउटपुट सेम आ रहा है, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं। चलो यहां से फिर से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं, ताकि आप लोगों को ये भी चीज क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे दो चीजें, आप चाहो तो एक्सटर्न लगा भी सकते हो, अगर एक्सटर्न लगाते हो तो ये मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं लगाते हो तो फिर सिंगल फाइल में एक्सेसिबल होगा, है ना। तो ये तो आपके ऊपर है। और अगर ये आप यहां स्टैटिक भी लगा देते ना, अगर आप यहां पे स्टैटिक लगा देते तो ये स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हो जाता, ठीक है। तो चलो ये चीज तो क्लियर है। अब ध्यान देना, अपना लास्ट जो है वेरिएबल ये है रजिस्टर वेरिएबल। अब अगर यहां तक वीडियो में बने हुए हैं तो बिल्कुल इस लास्ट वेरिएबल को भी देखें। रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको रजिस्टर कीवर्ड का यूज करना होता है। हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ वेरिएबल स्टैक में जाते हैं, कुछ वेरिएबल जो है वो स्टैक में नहीं जाते हैं, है ना। रजिस्टर वेरिएबल जो है ना, बहुत ध्यान समझिएगा, जब आप इसको सबसे पहले तो जिस ब्लॉक में आप इसको डिक्लेयर करते हैं ये वहीं तक इसका स्कोप होता है, लाइक ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक है। और ऑटोमेटिक के तरह ही ये जिस ब्लॉक में बना है ना, उसी ब्लॉक तक इसका लाइफ होता है। जैसे ही ब्लॉक टर्मिनेट होता है ये खत्म हो जाता है सिर्फ, और डिफॉल्ट वैल्यू भी इसका गार्बेज ही होता है। अंतर कहां है भाई, अंतर है कि ये जो मेमोरी कंज्यूम करता है ना, ये स्टैक में ना करके सीपीयू के रजिस्टर में करता है, आईआर में करता है, मतलब कि इंटरनल रजिस्टर में करता है। और कंप्यूटर फंडामेंटल से हम लोगों को ये पता है कि इंटरनल रजिस्टर जो है वो फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कोई वैसा वेरिएबल चाहिए ना जिसका एक्सेसिंग आपको फास्ट चाहिए, तो बेहतर है कि आप उसको रजिस्टर टाइप बना लो। लेकिन आप रजिस्टर वेरिएबल के एड्रेस को नहीं निकाल सकते हो, यू कैन नॉट गेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान समझिएगा। यू कैन नॉट गेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है। ये अक्सर जो है इसका इस्तेमाल लूप में काउंटिंग पर्पस के लिए होता है, काउंटर्स को चलाने के लिए होता है, ताकि लूप जल्दी से चल सके। तो अब इस चीज को भी हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं दोबारा से डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे। अभी हम लोग ध्यान से समझते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं रजिस्टर INT A। अब ये A जो है ना, ये एक ऐसा वेरिएबल बन गया, रजिस्टर वेरिएबल बन गया, ठीक। क्यों भाई, क्योंकि रजिस्टर कीवर्ड लगा है, और रजिस्टर वेरिएबल के कारण, बनने के कारण ये अलाउज फास्टर एक्सेस, ओके। अभी अगर आप इसको प्रिंट करते हो /n%d A का वैल्यू, तो आप क्या पाओगे, आप यहां गार्बेज वैल्यू पाओगे। क्यों, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड वेरिएबल अगर अनइनिशियलाइज्ड हो तो वो क्या देता है, एक गार्बेज वैल्यू देता है। हालांकि देखो ये 1 दे रहा है, फिर भी ये गार्बेज ही है। अब आप A में रख देते हो 10, ओके, और आप इसको जो है प्रिंट करते हो तो इस दफा ये क्या देगा, 10 देगा। अब यहां देखो एक यहां नया स्कोप आप दे देते हो, और यहां अगेन आप रजिस्टर INT A ले लेते हो, और मान लो इसमें आपने 100 दिया है, तो जब आप यहां फिर से प्रिंट करोगे ना तो ये 100 देगा, ओके। क्योंकि देखो ये नया स्कोप, इट्स अ न्यू स्कोप है, बिकॉज ऑफ न्यू स्कोप। क्यों है न्यू स्कोप, बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑपरेटर। और ये तो आप जितना चाहो उतना स्कोप बना सकते हो। अब लेकिन जैसे इससे बाहर आकर प्रिंट करोगे तो आप पाओगे कि ये 10 आएगा, और फिर एक नया स्कोप दे दो, आप यहां से फिर एक नया स्कोप दे दो। मैं यहां लिख देता हूं इट्स अगेन न्यू स्कोप, है ना। और मान लो इसके अंदर आपने अगेन डिक्लेयर कर दिया
रजिस्टर वेरिएबल, और इस बार मान लो आपने रख दिया 1000, तो इस बार आउटपुट क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इससे बाहर आ पाओगे तो ये अगेन 10 में आ जाएगा। तो देखो यहां एग्जीक्यूट करा के देखो, शुरू में गार्बेज वैल्यू है, फिर मैंने 10 असाइन किया था, फिर एक नए स्कोप में मैंने 100 असाइन किया, फिर मैं इसको उस स्कोप से बाहर आया तो अगेन 10 आ गया, फिर मैंने एक नया स्कोप बनाया जहां पे मैंने 1000 असाइन किया, लेकिन जैसे उससे बाहर आया फिर 10 आ गया। तो ये तो रहा कि भाई मेन फंक्शन के अंदर ही मैंने स्कोप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको यूज कर लिया। ठीक है, आप फंक्शन के थ्रू भी इसी काम को कर सकते हो। मान लो आप लिखते हो void xyz, ये एक फंक्शन है। ओके, आप यहां पे एक रजिस्टर int a ले लेते हो, अब इसको आप अनइनिशियलाइज्ड छोड़ देते हो। तो अगर आप यहां प्रिंट करते हो /n%d और कॉमा किसको, a के वैल्यू को, तो ये क्या देगा, ये आपको दे देगा गार्बेज वैल्यू। हालांकि आप उसके बाद ये में 100 रख दो और उसके बाद आप वापस से प्रिंट करो तो ये 100 देगा। एक्सेसिंग फास्ट हो गया। देखो अभी हम लोग इसको XYZ को कॉल करके देख लेते हैं तो क्या होता है। देखो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, पहले गार्बेज वैल्यू फिर 100। ठीक है, अगर दोबारा हम लोग XYZ को कॉल कर लेते हैं सपोज, तो दोबारा फिर से वही गार्बेज वैल्यू एंड देन 100, चूंकि ये अपने प्रीवियस वैल्यू को नहीं रख पाता है, फिर से गार्बेज वैल्यू और फिर से 100, है ना। तो ये स्टैटिक की तरह नहीं है, ऑटो की तरह है। ठीक है, तो ये तो रहा आप लोगों का ये जितना भी यहां पे था आपका स्कोप एंड लाइफ टाइम जो भी था, चारों मैंने बता दिया, और साथ में एक एक्स्ट्रा पांचवा भी मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी को स्टोरेज क्लास ही बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए मैंने ये देखो कंपैरिजन टेबल लिख के रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज क्लासेस को लिया है, जैसे ऑटो है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, रजिस्टर है। उसका स्कोप मैंने सेकंड कॉलम में रखा है, किसका स्कोप लोकल है, लोकल तो फंक्शन है कि फाइल है, किसका ग्लोबल है, लाइफ क्या है, लाइफ टाइम क्या है, ब्लॉक लेवल है कि इंटायर प्रोग्राम है, गार्बेज वैल्यू क्या है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज है या 0 है, और मेमोरी लोकेशन कहाँ है, स्टैक में है कि भाई डेटा सेगमेंट में। तो देखो स्टैटिक का डेटा सेगमेंट में होता है, एक्सटर्न का भी डेटा सेगमेंट में होता है। देखो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए या अगर आप इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते हो जहां सी से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक नोट्स हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहते हैं मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लासेस लूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो, लाइव क्लासेस मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।